हमने अभी तक देखा कि कैसे आर्यन भीम को हराकर जीत लेता है अपना पहला मुकाबला और कैसे उसके बाद राजकुमारी अपने मुकाबले में हो जाती है घायल। अब आगे। राजकुमारी प्रज्ञा के हमले से इतनी जख्मी हो गई थी कि अब उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और राजकुमारी को इस तरह देखकर प्रज्ञा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से प्रज्ञा के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो जाती है। दरअसल अचानक ही राजकुमारी के शरीर के सारे जख्म वापस से ठीक होने लग गए थे और धीरे धीरे उसकी शक्तियां भी एक नए मुकाम पर जाती महसूस होने लग गई थी। तभी अचानक ही राजकुमारी प्रज्ञा की तरफ देखकर एक तीखी मुस्कान देती है। राजकुमारी की इस मुस्कान को देखकर एक पल के लिए तो प्रज्ञा भी डर जाती है, पर कुछ ही देर में वो अपने आप को वापस से संभाल लेती है। तभी वीआईपी कुर्सियों में बैठा एक शख्स जोर से बोलता है, ये तो आंतरिक आत्मा है। और उसकी बात सुनकर आसपास बैठे सभी लोगों का मुंह हैरानी के मारे खुल जाता है। आंतरिक आत्मा पर कैसे वो तो विलुप्त हो गई थी ना। तभी तिहारा शहर के मैजिशियंस हॉल का वाइस चांसलर अभय अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, हाँ, आज से पहले मुझे भी वही लगता था। अभय की बात का जवाब देते हुए वो आदमी सबको कहता है। तभी अचानक ही राजकुमारी का रूप बदलने लगा और धीरे धीरे उसके कपड़े काले रंग में बदल गए और उसके हाथ में एक काले रंग की तलवार आ गई। क्या? ये तो शैतानी रूह की आंतरिक आत्मा है। राजकुमारी के इस रूप को देखकर एक आदमी जो वाइस चांसलर नीरज के साथ बैठा था वो हैरानी के मारे चिल्लाकर बोलता है। और उसकी बात सुनकर आसपास के सब लोग अपनी जगह पर जड़ खड़े रह जाते हैं। दरअसल जब कोई बहुत ताकतवर आत्मा बहुत सी आत्माओं को निगल लेती है तब वो आंतरिक आत्मा कहलाती है। इस तरह की आत्मा एक इंसान को उसकी क्षमता से भी कई गुना ताकतवर बना सकती है। और जैसे जैसे उसका मालिक ताकतवर होता जाएगा वैसे वैसे वो आत्मा भी ताकतवर होती जाएगी। और इन्हीं आंतरिक आत्मा में से एक को शैतानी रूह के नाम से जाना जाता है। दरअसल आंतरिक आत्माओं को 1 से 10 लेवल में बांटा गया है और इनमें से सबसे कमजोर आंतरिक आत्मा का लेवल भी 10 होता है। और जैसे जैसे वो ताकतवर होती जाती है उसका लेवल बढ़ता जाता है। शैतानी रूह की आंतरिक आत्मा को लोग आंतरिक आत्मा की रानी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो बहुत सी आंतरिक आत्मा को अपने अंदर सोखकर पैदा होती है, जिसकी वजह से पैदा होते ही उसका लेवल 5 पर होता है। अभी सब लोग ये सब सोच ही रहे थे कि तभी राजकुमारी अपनी तलवार को हल्के से हिलाकर एक शक्तियों की लहर को प्रज्ञा की तरफ भेजती है और वही दूसरी तरफ अपनी तरफ एक शक्तियों की लहर को आता देख प्रज्ञा अपने चारों तरफ एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच बना लेती है। और जैसे ही राजकुमारी की वो लहर प्रज्ञा के सुरक्षा कवच से टकराती है तो एक चरमराने की आवाज के साथ प्रज्ञा के कवच में दरार पड़ने लगती है, जिसे देखकर प्रज्ञा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो तुरंत ही वहां से गायब होकर थोड़ा दूर चली जाती है। उसके वहां से हटते ही वो लहर उस कवच को तोड़ते हुए जमीन पर जा लगती है, जिसकी वजह से जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। ये देखकर प्रज्ञा का गला सूखने लगता है और वो अपनी घबराई आंखों से राजकुमारी की तरफ देखने लगती है। तभी अचानक ही राजकुमारी अपनी जगह से गायब हो जाती है और राजकुमारी को यूं अपनी जगह से गायब होता देख प्रज्ञा के चेहरे पर घबराहट दिखने लगती है। तभी अचानक ही एक बहुत बड़ा सा मुक्का आकर सीधा प्रज्ञा को जा लगता है, जिसकी वजह से प्रज्ञा दूर जाकर गिरती है। तभी अचानक ही प्रज्ञा की शक्तियां भी बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते वो अलंकार लेवल के टॉप स्टेज पर पहुंच जाती है। और अचानक से प्रज्ञा की शक्तियों को बढ़ता देख स्वराजपुर के वाइस चांसलर नीरज के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी हो जाती है और वही प्रज्ञा की शक्तियों को बढ़ता देख अभय के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है।
वही मैदान में खड़ी राजकुमारी पर प्रज्ञा की शक्तियों को बढ़ता देख भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, मानो वो पहले से इस मुकाबले का रिजल्ट जानती हो। तभी अचानक ही प्रज्ञा के हाथ में एक हथौड़ा आ जाता है जो कि हल्के सिल्वर कलर का था। उस हथौड़े को देखकर दर्शकों के बीच बैठे आर्यन को अपनी दुनिया में देखे हुए सोल लैंड नाम के एनिमे की याद आ गई। तभी अचानक ही प्रज्ञा उस हथौड़े को उठाकर जोर से जमीन पर पटकती है और उसके हथौड़े को जमीन पर पटकते ही स्टेडियम की जमीन पर दरारें पड़ने लगती है और उसके अंदर से लावा निकलता हुआ नजर बढ़ने लगता है। तभी प्रज्ञा राजकुमारी को देखते हुए कहती है, अब आएगा मजा। फिर प्रज्ञा और राजकुमारी एक साथ गोली की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सबकी नजरों के बीच प्रज्ञा का हथौड़ा और राजकुमारी की काली तलवार एक दूसरे से टकराती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर का लावा उफान मारने लगता है। पर उन दोनों पर इस बात का कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो एक दूसरे पर हमला करती रहती है। 10 मिनट के अंदर ही वो एक दूसरे पर लगभग 100 हमले कर चुकी थी, पर अभी भी दोनों में से किसी की ताकत कमजोर नहीं हुई थी। तभी प्रज्ञा अपने हाथों से कुछ सील बनाने लगती है और जैसे जैसे वो अपने हाथों की सील को पूरा कर रही थी, वैसे वैसे आसपास की अंदरूनी शक्तियां जाकर उससे मिल रही थी। प्रज्ञा को अपने हाथों से सील बनाता देख राजकुमारी भी अपनी तलवार का इस्तेमाल कर कुछ सील बनाने लगती है और जैसे जैसे वो अपना सील पूरा कर रही थी, वैसे वैसे आसमान का रंग काला पड़ने लग गया था। और यही नहीं बल्कि उसमें से तेज तेज बिजलियों की आवाज भी आने लग गई थी। तभी सबके देखते ही देखते प्रज्ञा की सील पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक काले रंग की 10 मीटर ऊंची परछाई दिखने लगती है। उस परछाई को देखकर दर्शकों में बैठा एक आदमी बोलता है, ये तो काली परछाई है। क्या काली परछाई कही? तुम उस काली परछाई की तो बात नहीं कर रहे, जिसे दूसरी दुनिया के भगवानों में से एक रुद्रा ने बनाया था। उस आदमी के साथ बैठा आदमी उससे पूछता है, हाँ भाई, ये वही काली परछाई है। और उस आदमी के ऐसा बोलते ही पूरे स्टेडियम में एक चुप्पी सी फैल जाती है। तो क्या होगा अब आगे? क्या राजकुमारी का हमला कर पाएगा इस काली परछाई का सामना या हार जाएगी राजकुमारी? जानने के लिए देखते रहिए जादूगरों का जादूगर।